नगर नामक गांव में कबीर नाम का एक गरीब फल वाला रहता था। वह फल बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फल ले लो, फल ताजे और मीठे फल। कबीर, ये फल कितने रुपए किलो हैं भाई? भाई, फल 50 रुपये किलो हैं। अरे बाप रे, इतने महंगे फल! तुम्हारे फलों में कोई कीमती सोने जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे फल बेच रहे हो? भाई, ये अभी अभी जंगल से आए हैं, बिल्कुल ताजे फल हैं। और वैसे भी अब तो फलों के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 20 रुपये किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 20 रुपए? ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो तुम अपने फल अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। शाम ढलने लगती है और कबीर उदास हो जाता है। आज मेरा एक भी फल नहीं बिका। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वह भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे कबीर, क्या सोच रहे हो? नमस्ते ठाकुर साहब। हाँ हाँ, नमस्ते। क्या हुआ, तुम किस सोच में डूबे हुए थे? ठाकुर साहब के पूछने पर कबीर उन्हें सब कुछ बता देता है। इसके फल तो वाकई बहुत ही अच्छे और ताजे हैं। वो आदमी बेवकूफ था। ऐसा करता हूं, कम पैसों में मैं ही इसके फल खरीद लेता हूं। ऊंची आवाज में, ऐसा करो कबीर, तुम मुझे ये फल 30 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो दे दो। ठीक है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, मैं अभी दे देता हूं, मन में सोचते हुए। चलो, कम से कम ठाकुर साहब ने मुझसे बहुत ज्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे, मैं उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले लूंगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। मन में चालाकी से, बेवकूफ आदमी, इन लोगों से प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दूं, ये लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ठाकुर साहब फल लेकर चले जाते हैं और कबीर भी घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी सोनम परेशान खड़ी थी। अजी, सुनते हो? अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। क्या हुआ सोनम? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें बहुत तेज बुखार है। सोनम, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूं। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन कबीर अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वैद्य जी के पास पहुंच जाता है और उन्हें घर ले आता है। कबीर, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है। यह सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगा, मगर वह दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों को डाला गया है, वह आसानी से नहीं मिलती। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। वैद्य जी माँ को दवाई दे देते हैं और चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज ठाकुर साहब ने मुझसे काफी ज्यादा फल खरीद लिए थे। ये पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे माँ की दवाइयों पर लग गए? हाँ सोनम, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ दिन बीत जाते हैं, माँ ठीक हो जाती है, लेकिन कबीर का काम ठप पड़ने लगता है। अजी, सुनते हो, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो सोनम, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान आज मेरी सुन ले और मेरे सारे फल बिक जाएं। ठीक है सोनम, मैं फल बेचने चलता हूँ। कबीर पूरे गांव में भटकता है, पर किस्मत साथ नहीं देती। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मेरा एक भी फल नहीं बिका। अब तो ये फल भी सड़ने लगे हैं। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होंगी? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तुम 1 दोगे, ईश्वर तुम्हें 100 देगा। प्रणाम सिद्ध बाबा। आयुष्मान भवः।
क्या तुम्हें कुछ चाहिए पुत्र? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा सिद्ध बाबा? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए गांव-गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ सिद्ध बाबा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे ये फल दे सकते हो? मन में सोचते हुए, हाँ, ये फल तो मैं सिद्ध बाबा को दे ही सकता हूं। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। बाबा से, जी सिद्ध बाबा, आप ये फल ले जाइए। धन्यवाद पुत्र। ये क्या सिद्ध बाबा, आप इतने कम फल क्यों लेकर जा रहे हो? आप सारे फल ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारे सारे फल ले लिए तो तुम क्या बेचोगी? कोई बात नहीं सिद्ध बाबा, मैं कल दोबारा फल तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतनी बड़ी टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? सिद्ध बाबा, आप मुझे बताइए, आपको कहां जाना है? मैं इन्हें वहीं पहुंचा देता हूं। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। वे दोनों कुटिया पहुंचते हैं। कबीर फल वहां रख देता है। धन्यवाद पुत्र। अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। सिद्ध बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? सिद्ध बाबा, आपने फल तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को केवल खाने में फल ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था और फिर मैं फलों की ही तलाश में निकला था। यह तो बहुत ही अच्छा है, मेरे फल आपके काम आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूं। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये लो, इसका नाम चिंटू है। आज से ये पक्षी तुम्हारा हुआ। पक्षी? पर मैं इसे कैसे ले सकता हूं? ये तो आपका है। सिद्ध बाबा, मैं इस पक्षी का क्या करूंगा? जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी फलों की टोकरी दे दी, तो मैं क्या तुम्हें एक पक्षी भी नहीं दे सकता? ये कोई आम पक्षी नहीं है पुत्र, ये एक जादुई पक्षी है। ये तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कबीर चिंटू को लेकर घर की ओर निकलता है। रास्ते में कबीर, सिद्ध बाबा ने जो कहा उसका ध्यान रखना। यह बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक जादुई पक्षी हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूं, मैं ये सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा। कबीर घर पहुंचता है। अजी, आप इस पक्षी को कहाँ से लेकर आए हो? सोनम, ये चिंटू अब से हमारे साथ ही रहेगा। आप इस पक्षी को घर क्यों लेकर आए हो जी? पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस पक्षी को ले आए। कैसी बात कर रही हो सोनम? भला ये छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी? और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। अरे कबीर, क्या घर पर हो? जरा बाहर आओ। अरे राकेश भाई, आप यहाँ? हाँ कबीर, वह क्या है ना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था। बहुत सारे पकवान बच गए, मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं कबीर, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे भी ये खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो सोनम, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी। देखो, ये पकवान हमारे पास खुद चलकर आ गए। आज तो हम खाएंगे स्वादिष्ट पकवान और गाएंगे ईश्वर के गुणगान।
अगले दिन कबीर बाजार जाने की तैयारी करता है। क्या आप इस चिंटू पक्षी को भी साथ ले जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। कबीर बाजार पहुंचता है। फल ले लो, फल, ताजे और मीठे फल। कबीर, तुम्हारे फल तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या भाव दे रहे हो भाई? भाई, फल 50 रुपए किलो हैं। अच्छा, एक काम करो, मुझे 4 किलो फल दे दो। वह आदमी बिना पैसे कम कराए कबीर के सारे फल खरीद लेता है। देखते ही देखते कबीर की पूरी टोकरी खाली हो जाती है। घर पहुंचने पर कबीर खुश था। इसी तरह दिन गुजर। अरे वाह, आज तो मेरे सारे फल अच्छे दामों में बिक गए। अब मैं इन पैसों से माँ और सोनम के लिए अच्छे कपड़े और पकवान लेकर जाऊंगा। अजी, ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया भी हूँ। करते हैं और कबीर की स्थिति सुधरने लगती है। तभी भोला घर आता है। ये लो कबीर भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे, मैं वापस करने आया हूँ। शुक्रिया भोला भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए कबीर। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन ये पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अजी, सुनते हो? ये अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से यह चिंटू पक्षी हमारे घर आई है, तभी से हमारे भाग्य बदल गए हैं। सोनम, तुम खामखा क्या क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। कबीर की तरक्की देख अन्य फल वाले जलने लगे थे। इस कबीर के सारे फल चुटकियों में बिक जाते हैं, और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे एक भी फल नहीं बिकते हैं। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस कबीर की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं भाई, इसकी शिकायत ठाकुर साहब से करते हैं, बाकी वह खुद ही देख लेंगे। वे दोनों ठाकुर साहब के पास जाते हैं। नमस्ते नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब नमस्ते, हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। बताओ, कैसी जरूरी बात है? हमारे गांव का जो कबीर है, फल चोरी करके बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं ठाकुर साहब, हमने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कबीर को इसकी सजा जरूर दूंगा। मैंने तो कबीर को बहुत ही सीधा समझा था, मगर ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं कबीर के यहाँ जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। रात में ठाकुर साहब कबीर के घर की खिड़की पर कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। सुनो जी, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए, आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जाननी है। ठीक है सोनम, तुम कसम दे रही हो तो बताता हूं। असल में चिंटू एक साधारण पक्षी नहीं, बल्कि सिद्ध बाबा द्वारा दिया गया एक जादुई पक्षी है। जब तक ये हमारे पास है, हमारा भाग्य चमकता रहेगा। ओह, तो इसका मतलब ये है कि इस पक्षी के हाथ में ही कबीर के भाग्य की चाबी है। अगर मैं इस पक्षी को अपने साथ ले जाऊं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। अगले दिन सुबह ठाकुर साहब कुछ लोगों के साथ कबीर के घर पहुंचते हैं। कबीर, तुम इतनी बड़ी चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। चोरी? कैसी चोरी ठाकुर साहब? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूं। कैसी सच्चाई ठाकुर साहब? कबीर, एक तो तुम दूसरों के खेतों से फल चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी चोरी। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें मुझे 15,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ठाकुर साहब, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, और मैं सच बोल रहा हूं, मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास 15,000 रुपए नहीं है तो मैं ये तुम्हारा पक्षी अपने साथ ले जाऊंगा।
मन में, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ठाकुर साहब, ये मेरा पक्षी है, आप मेरे पक्षी को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। मारो मारो, ये हमारे खेतों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो इसे, ये चोर है। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। पक्षी छीनते हुए, बेवकूफ इंसान, अब मैं इसके पक्षी से अपने भाग्य को बदलूंगा। चिंटू के चले जाने से कबीर की हालत फिर खराब हो गई। सुनिए जी, हमारे पास तो अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो हमारी पहले की तरह फल बिकना भी बंद हो गए हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो सोनम, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उधर ठाकुर साहब के घर में सुनो पक्षी, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं ही तुम्हारा मालिक हूं, समझी? मन में, नहीं, मेरा मालिक कबीर है और वह मेरा दोस्त है। अरे रमेश भाई, ठाकुर साहब। हाँ कहिए, क्या काम है? असल में मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं और यहां मेरी बहुत सी जमीनें हैं जिन्हें मुझे बेचना है। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं? यही कि अगर आप मेरी सारी जमीनें खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सिवा इस गांव में मेरी इतनी सारी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। ठाकुर साहब जमीनें कम दाम में खरीदकर दुगुने दाम में बेच देते हैं। अरे वाह, ये पक्षी तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा, वरना इसे कोई भी लेकर जा सकता है। लेकिन एक दिन ठाकुर साहब पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और चिंटू उड़ जाता है। तब भी व्यापारी वापस आता है। ठाकुर साहब, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीनों को कम कीमत पर हड़प लिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे। ठाकुर साहब को अपने की पर पछतावा होता है। इधर कबीर जंगल जाता है। प्रणाम सिद्ध बाबा। आयुष्मान भव पुत्र। सिद्ध बाबा, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कबीर, मैं यहाँ हूँ। चिंटू, तुम यहाँ? तुम्हें तो ठाकुर साहब ले गए थे ना? हाँ दोस्त, मगर मैं उनके यहाँ से भाग आया। कबीर, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि जादुई पक्षी के बारे में तुम किसी को पता मत चलने देना, वरना सभी इस पक्षी के पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए सिद्ध बाबा, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में सोनम को चिंटू के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। ये पक्षी मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम दोबारा कोई गलती नहीं करोगी। धन्यवाद सिद्ध बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। चिंटू पक्षी को पाकर कबीर का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वह सुखपूर्वक रहने लगता है।